बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। मेरे साथ हैं फ़खर रहमान, मरियम नवाज़ साहिबा और ज़ुल्करनैन। बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर एक बड़ा अहम दिन था, अहम फ़ैसले हुए। हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ साहब की जो अपीलें हैं वो बहाल हो गई, अल अज़ीज़िया रेफरेंस और दूसरे रेफरेंस के हवाले से जो थी। अब उसकी आगे समाअत होगी, क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आज भी कन्वर्सेशन हुई। दूसरी जानिब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल बुला लिया काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने। अब नई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, बंदयाल साहब की जगह वहाँ पर एजाज़ुल एहसन साहब हैं। और लेट्स सी क्या होता है। जस्टिस जावेद इकबाल का केस लिया जाता है, मज़ाहिर नकवी साहब का लिया जाता है, किसका केस लिया जाएगा, पूछते हैं। हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं ये मौजूद रहे आज। तो मरियम, आप हाई कोर्ट में थी। सबसे पहले तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये डिसीजन है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें हैं वो बहाल हो गई दोनों रेफरेंसेस में। सर, आज जब नैब से सवाल पूछा गया, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब अदालत में पेश हुए, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप अपीलों की पैरवी करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि अब नैब जो है वो अपीलें वापस तब लेता जब अगर फ़ैसला ना आया होता। तो ये तो पहले भी डिस्कस हो रहा था कि ज़ाहिर है कि जब फ़ैसला आ चुका है अपीलों के ऊपर, तो अब अपीलें वापस लेने या रेफरेंसेस को मज़ीद प्लीड ना करने से उस पे फ़ैसले पे तो असर नहीं हो सकता, फ़ैसला वही रहेगा। फिर उन्होंने अपनी एक पोजीशन ये भी वाज़ेह की, थोड़ी-सी जो मीडिया के ऊपर उन पे तनकीद हो रही थी, उसका भी उन्होंने ज़िक्र किया और ये कहा कि मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि नैब ने शायद सरेंडर कर दिया, लेकिन हमने सरेंडर नहीं किया। लेकिन स्टिल उन्होंने कहा कि हम अपीलों को अपीलों की पैरवी जो है वो तो करेंगे, ज़ाहिर है उनका फ़ैसला तब होगा जब अदालत अपीलें बहाल कर देगी। लेकिन उन्होंने थोड़ा-सा ये कहा कि चेयरमैन नैब और जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब है, वो ये समझते हैं कि किसी भी जो मुल्ज़िम है या मुजरिम है, उसके साथ प्रोसिक्यूशन के तौर पे वो कोई ज़्यादती ना कर दें, यानी सिर्फ इमरान खान के अलावा। अ, वो किसी तासुब का शिकार ना हो जाए, वो ये समझते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये वाला केस जब अपीलें बहाल होंगी तो उसके बाद नैब जो है वो अपनी पोजीशन लेगा। तो इस पर फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि अगर अपीलें बहाल हो जाती हैं तो फिर क्या नैब जो है वो उस जजमेंट के खिलाफ आएगा या उस जजमेंट के हक में का आएगा। दिफा करेगा हमारे सामने? तो उस पे फिर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो है थोड़ी-सी बात गोल कर गए। उन्होंने कहा कि पहले अपीलें बहाल होंगी, क्योंकि जो इश्तिहारी है उसने तो सरेंडर कर दिया अदालत के सामने। तो पहले आप अपीलें बहाल कर दें, अपीलें बहाल करने के बाद हम जो शवाहिद हैं, जो कि उन्होंने खुद ही एहतसाब अदालत में पेश किए हैं, उन्होंने कहा कि हम उनका जायज़ा लेकर तो फिर अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे। उसके बाद जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के वकील थे वो आए और उन्होंने अदालत के सामने वो तमाम केसेस का हवाला दिया, जिसमें मरीम नवाज़ की जो बरीयत का फ़ैसला था एवन फील्ड रेफरेंसेस में, उसका भी हवाला उन्होंने दिया कि उसमें अदालत ने लिखा था कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ भी जो है वो इस केस के अंदर नैब कुछ प्रूफ़ नहीं कर सका। तो उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि उस केस का ताल्लुक जो है वो इस केस से नहीं है, ये डिफरेंट है। और फिर अपीलें बहाल करने पर जो है वो चीफ़ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर हम अपीलें बहाल कर देते हैं तो फिर नैब का मौक़िफ़ क्या होगा? तो उस पर उन्होंने कहा कि आप पहले अपीलें बहाल कर दें, नैब फिर शवाहिद देखेगी, फिर वो अपना मौक़िफ़ डिसाइड करेगी। और फिर अदालत ने बिलाखिर अपीलें जो है वो बहाल कर दी हैं। और जो नवाज़ शरीफ की ज़मानत का मामला है, उस पर पहले नैब से पूछा गया था कि आपको गिरफ़्तारी मकसूद है या नहीं है? तो उस पर नैब ने ये कहा था कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हम नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार नहीं करना चाहते। फिर अदालत ने जो है वो ये बल्कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत को ये भी कहा कि अगर आप उनको गिरफ़्तार नहीं करना चाहते तो हम उसकी गिरफ़्तारी नहीं चाहते, तो अदालत अगर चाहती है तो वो नए ज़मानती मचलके या जो भी तरीक़ेकार अदालत अपनाना चाहती है वो अपना ले। और अपना फिर ये लें। कहा कि अदालत अपीलें बहाल कर दे। उसके बाद अपीलें बहाल हो गई हैं और ज़मानत से मुतालिक अदालत अपने रिटन ऑर्डर में देगी, जो कि अभी जारी नहीं हुआ है इस्लामाबाद जारी हाई नहीं कोर्ट की हुआ। जानिब से। ज़ुल्करनैन, बड़ा गुडी गुडी सा माहौल और ऐसा लग रहा है कि इंसाफ जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ के आगे पीछे भाग रहा है। अदालतें तुल चुकी हैं उनको इंसाफ, और ऐसा इंसाफ कि जिसमें उनकी बरियत ही बरियत है। देखिए मियाँ साहब को तो ऐसी चस सही, बल्कि दोनों मियाँ साहिबान को अभी वो बरी नहीं हुए थे, अपीलें बहाल हुई और दोनों मियाँ साहिबान आपस में गले मिले, ऐसे मुस्कुरा के मुबारकें एक दूसरे को दे रहे हैं जैसे पता नहीं वो बरी हो गए तो है शायद। तो सही, हाँ, होना तो है ही, तो। लेकिन अभी हुए नहीं थे। और दूसरी बात ये कि आमिर फारूक साहब को क्रेडिट जाता है ये कि पहले उन्होंने मियाँ साहब को 8 मिनट में बेल दी और आज फिर रिजर्व किया, और मेरा ख्याल है 10-15 मिनट के अंदर ही या 20 मिनट के अंदर उन्होंने अनाउंस भी कर दिया, अपीलें बहाल कर दी। तो वरना अगर इमरान खान इतना साहब की बेल तो 10 दिन से ज़्यादा हो गया, बेल के ऊपर फैसला नहीं कर पाए, वो रिजर्व पड़ा ज़ुल्करनैन, हुआ। थोड़ा सा बेयर विद मी, अगर इतनी तेज़ी से इंसाफ मिल रहा है
तो वो जो इंडेक्स है हमारा निज़ाम इंसाफ के हवाले से सबसे नीचे थे, तो वो तो कम से कम 50-60 दर्जे ऊपर आ गया होगा। इतना तेज़ी से इंसाफ मिला है तो साहिल की तसल्ली। समीर साहब इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स देखें इस इंसाफ की स्पीड के ऊपर, मेरा ख्याल है 130 से 150 पे पहुंचाएंगे आपको। फ़खर रहमान, ये तो जुल्करनैन तो मुझे लगता है आज कोई कड़वी कोई चीज़ पी के आया। नहीं, जुल्करनैन और मरियम ने जिस तरह से मुकदमे की समाअत का अहवाल बताया, और ऑब्वियसली जुल्करनैन भी हकीकत से जो सारे मामलात सामने आ रहे हैं उसको वो बता रहे हैं। एक तरफ देखिए ना, आप किसी भी अदालती प्रोसेस का मुआवजा करते हैं किसी दूसरे केस के हवाले से, तो जो स्पीड नज़र आ रही है उससे तो आप जिस तरह से एक्सपेक्टेशन कर रख रहे हैं कि 140 के इंडेक्स से पाकिस्तान जो है ना वो एकदम अंडर 100 जो है ना वो आ जाना चाहिए पाकिस्तान को, इतना तेज़। एक यतीम मस्कीन मजलूम को जो बेचारा लंदन की गलियों में धक्के खाता फिर रहा था, वापस आया और अदालत उसे इंसाफ दे रही है। यार आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे? जी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी वो बात कर रहे थे, अब देखें ना, मैं तो इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि आज एक बड़े मीडिया हाउस और मीडिया अखबार के जो सीनियर रिपोर्टर हैं उन्होंने लाडले के नाम से उन्वान से एक कॉलम लिखा, और क्या पहले वो कहते थे कि इमरान खान लाडला था, और अब लाडला जो है वो नवाज शरीफ, जो उनकी तहरीर से बातें सामने आ रही। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, और उनकी पार्टी के दीगर लोग जो गिरफ़्तार हैं, उनके मुकदमात की समाअत और उनके हवाले से जो फैसले हम अदालतों से आते हुए देख रहे हैं, एक तरफ हमारे सामने ये हकीकत है, दूसरी तरफ जिस स्पीड के साथ मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो थे उनके मामलात अदालतों में निपटाए जा रहे हैं या निपटाए गए। मुझे कुछ कहने की इजाज़त दे दें। इमरान खान साहब को जेल में साइकिल दे दी गई, उनको एक टीवी दे दिया गया जिसमें पाकिस्तान टेलीविज़न सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान में सरकारी, वो उनको दे दिया गया, और उनके सामने जो दीवार थी वो तोड़वा दी गई ताकि वो चहलकदमी भी कर सकें। अब तो जज साहब ये कह रहे थे कि आप क्या चाहते हैं कि मैं सेल की दीवारें तोड़वा दूं, वो भी मैं तोड़वा दूं, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से नहीं तोड़वा रहा। और चीज़ों का तो पता नहीं। समीर साहब, खान साहब इंजीनियर जरूर बन, क्योंकि पीटीवी जितना अच्छा ट्रैक्टर खोल के समझाता है ना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उनकी काफ़ी ग्रिप। तो यार आप देखिए ना, इंसाफ हर तरफ मिल रहा है, हर तरफ जो है वो एक ऐसा मुआशरा क्रिएट कर दिया है। तो अच्छा मरियम, आपसे एक मेरा सवाल है। अमूमी तौर पे हम एक बड़ी जज्बाती कौम है, बेटा मिले बड़े अरसे के बाद, बेटी मिले, घर वाले मिले, दोस्त मिले तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इतनी तेज़ी से जब जजेस इंसाफ दे रहे थे तो जज्बात से किसी जज की आंखों में या जो रिसीविंग एंड पे साइल हैं उनकी आंखों में आंसू आपने देखे? कोई खुशी के और वो जज्बे से भरे हुए आंसू कहीं आए किसी की आंखों में? सर, जिनके केसेस चल रहे हैं वो वैसे ही बड़े जज्बाती हैं। आपने देखा जब वो उस दिन आए भी तो काफी जज्बात हमने सारा टब्बर रो रहा था ऊपर सभी रो सारे रहे गले मिल मिल के रो रहे थे। हालांकि वो उस दिन उनकी चौथी दफा मुलाकात थी, बिल्कुल, लेकिन फिर भी रोए जा रहे थे। वो रोए जा रहे थे और फिर वो ऐसे रो रहे थे जैसे कबूतर भी रो रहे थे। मैं आपको पता है, कबूतर भी रो रहे थे। और आज भी जब जाहिर है केस वहाँ पर हो रहा था और सब लोग जो है वो मौजूद थे, तो अभी फैसला आने से पहले ही काफ़ी जज्बाती हो गए थे वो सब। लेकिन ओवरऑल मुझे चले जज्बातीपन बनता भी है, पहले इसी तरह से तेज़ तरीन इंसाफ के ज़रिए उनको सज़ाएं भी मिली थी जिस तरह से अब वो एक्सोनरेट हो रहे हैं। लेकिन नहीं, जो वो तो कहते हैं पता नहीं 586 286 पेशियां भुगती, इतनी जल्दी तो नहीं हुआ था वो इंसाफ। 11 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 महीने में रेफरेंस डिसाइड करना, 11 महीने में 11 में तो बड़ा लंबा हो गया, खिंच खिंच के, जैसे लास्टिक खिंचता है ना वैसे खिंचता रहा। लेकिन अभी जाहिर है ये वाला इंसाफ तो आपको भी पता था, मुझे भी पता है कि ये तो उनको मिलना था हर सूरत। लेकिन वो पता नहीं जब उनको पता था तो वो इतनी ज़्यादा इमोशनल सब क्यों है इस मामले के अंदर। लेकिन उन सब का इमोशन होना समझ आता है जो फैमिली है, आपस में भाई हैं, मियाँ साहब हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। लेकिन मुझे इसहाक डार साहब की और जो बाकी सारी उनकी पूरी पार्टी, औरंगजेब भी बिलक बिलक के रो रही थी, उनकी मुझे इमोशन होने की समझ नहीं आती। लेकिन चले खैर, वो उनके आपस में कनेक्शंस इतने ज़्यादा हैं कि वो उनको। समीर साहब, एक सवाल आपसे भी है। जी जी प्लीज़। आप क्योंकि ज़रा मेडिकल से भी रिलेटेड हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो ये बताएं कि इंसाफ का इंडेक्स तो आप कह रहे थे 140 से अब नीचे 100 से कम हो जाना चाहिए,
ये लंदन से तो नवाज शरीफ साहब को काफ़ी दवाइयाँ उन्होंने ली, इलाज नहीं हुआ, तो पाकिस्तान से कोई सुना है कोई फकी गई थी जिससे उनका तबीयत ठीक हो गई और वापस आ गए। तो मेडिकल भी हमारे को आलमी स्टैंडर्ड में बेहतरी आएगी इस? नहीं देखिए, फकी जो है ना वो पुराना एक तरीका इलाज है, और वो जो पेट के अंदर गैसेस होती हैं और ये जो फजूल मादा इकट्ठा हो जाता है उस सबको वो फ्लश आउट कर देता है। तो फक्की ही बेहतरीन इलाज था और फक्की उनको मिल गई, और अब तो उस फक्की में से सारे थोड़ा थोड़ा वो लेना चाहते हैं ताकि फ़ायदा जो है अफाका तमाम को हो, और वो होने वाला है। ये अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं अगर आप इजाज़त दें। मैं बनाया किसने थी ये फकी सर? नहीं, ये फकी जो है ये मियाँ साहब ने बनाई थी। अच्छा, हकीम कौन था? हकीम मियाँ साहब ही हैं इसके, और कोई नहीं। देखिए, जो प्लान करता है ना, जो बनाता है वो ही हकीम होता है। मियाँ साहब ही इसके हकीम थे। जी फ़खर, आप बस इस केस के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा नाज़रीन को याददानी करा दूं कि कुछ अरसे पहले प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो थे वो मुस्ताफ़ी हो गए थे, फिर डिप्टी चेयरमैन नैब मुस्ताफ़ी हो गए थे। तो सारी स्कीम जो है वो क्योंकि नैब से आ रही है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात देखने की ये होगी कि जिस दलाइल की बुनियाद पर नैब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को कल सज़ा करवाई थी, अब वो अपीलें बहाल होने के बाद क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे वो आपको और मुझे पता ही है क्या मौक़िफ़ होना। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। और मुझे अभी इरफान सिद्दीकी साहब का कॉलम याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब कटहरे में नहीं खड़े, अदालतें कटहरे में खड़ी हैं। और मुझे लगता है अदालतें जो हैं वो कटहरे में आ गई हैं और जल्दी जल्दी जो है ना भागना चाह रही हैं। अच्छा, कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, बड़ी चेमगोइयाँ हो रही जी के जजेस के बारे में होगा, बड़ा उसमें ये है वो है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ जस्टिस रिटायर्ड जो नैब के चेयरमैन थे पुराने जावेद इकबाल साहब, उनका मामला इसमें आएगा। तो वो तो अब नैब के चेयरमैन भी नहीं है, तो फिर ये क्या, क्यों ये इतनी मज़ाहिर नकवी साहब निशाना नहीं है? मरियम या जुल्करनैन या फ़खर, जो भी आप बोलना। अच्छा, ये समीर साहब इस तरह है कि जावेद इकबाल साहब के खिलाफ जब कंप्लेन पहले आई थी गुलजार साहब के दौर में, तब एक हेयरिंग हुई थी इसके ऊपर। इस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को बुला के कहा था कि नैब के लॉ में ये तो डाल दिया कि हटाने का तरीकाकार चेयरमैन नैब का वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज का है, लेकिन फोरम कौन सा है, कौन सा फोरम उस तरीके से हटाएगा इंक्वायरी करके पहले, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नैब के लॉ में तो कहीं जिक्र नहीं है। तो यही भाम है, इसको कैसे दूर करेंगे आप? और ना ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आर्टिकल 209 में ये लिखा है कि वो अपने, अगर उनको बतौर जज भी देखे तो रिटायर्ड जज के खिलाफ कार्रवाई कर नहीं सकती। तो क्या तरीकाकार अडॉप्ट होगा, ये ज़रा लॉ में वाजे कर दें, क्योंकि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो लॉ है उसमें वाजे लिखा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ शिकायत जाएगी। चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लिखा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगी, उनके मेम्बरान के हवाले से, इनके हवाले से वाजे नहीं है। तो उस वक्त खालिद जावेद अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने गवर्नमेंट से बात करके जो नैब अमेंडमेंट्स की थी पीटीआई ने थ्रू ऑर्डिनेंस, उसके अंदर ये बात शामिल करवा दी थी कि फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का होगा और सुप्रीम कोर्ट को आगाह भी कर दिया। इस वक्त फिर ये हुआ, उसके बाद जो फारिग नसीम साहब थे लॉ मिनिस्टर उस वक्त, आपका मतलब है फरोग नसीम? फरोग नसीम, तो स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो फरोग नसीम साहब ने फिर जो दोबारा एक तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, उसके अंदर उन्होंने ये फॉर्म वापस ले लिया, और वो अचानक से किया कि किसी को समझ भी नहीं आई। वो तो जब अटॉर्नी जनरल ने फाइनल हुआ हुआ नोटिफिकेशन पढ़ा तो उनको पता चला गया, तो फिर उनके साथ हाथ हो गया कि वो अमेंडमेंट वापस ले ली गई है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ना सिर्फ ये तय करना है कि वो सर से पाँव तक साबिक चेयरमैन नैब का जायज़ा ले भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। दूसरा, उन्होंने सर से पाँव तक उस वीडियो का भी जायज़ा लेना है। और तीसरा, सर से पाँव तक वो ये भी देखेंगे कि रिटायर्ड बंदे के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है नहीं, और कौन सा फोरम होगा जो कार्रवाई करेगा, क्योंकि ये वाजे नहीं है। तो ये सर से पाँव तक इसका जायज़ा लिया जाएगा कल। जो तैयबा गुल वाला इशू था वो भी ज़ेर बहस है, सर से पाँव तक। अच्छा, वो आप वो बड़े इस्तारे से बात कर रहे थे, तो मैंने कहा ज़रा पूछ लूँ। फ़खर, योर कमेंट्स ऑन दैट? देखिए, ये जस्टिस जावेद इकबाल के हवाले से जब ये चेयरमैन नैब थे, उस वक़्त आपको पता है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के अंदर जो थे वो पीपल्स पार्टी के मुकदमात हों या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकदमात हों, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी और इनको दबाव में लाने की कोशिश की जा रही थी। बहुत सारी चीज़ें जो थी उनके ख़िलाफ़ एक कैरेक्टर असैसिनेशन की कैंपेन भी चलाई गई। ये जो खातून हैं, एक उससे भी मुंसलिक बहुत सारे मामला जो थे वो लाए गए थे। अब अगर ये केस टेकअप होता है तो इसका सिर्फ एक ही मकसद है, और वो यही है कि जस्टिस जावेद इकबाल के ज़रिए से कोई ऐसी स्टेटमेंट
जो है ना वो सामने आ स्टेटमेंट ली जाए। जाए या इस किस्म की बातें चलाई जाएं जो उनकी क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल दागदार कर दे, और जी फिर हाँ। ये एक बयानिया आसान हो के देखें। ये सारा सिस्टम उस वक्त नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कर रहा था। जिस तरह मैं अभी एक सोशल मीडिया पे कैंपेन देख रहा हूँ जिसमें बहुत सारे हमारे दोस्त कुलीग भी बड़ा आगे आ रहे हैं कि इमरान खान ने बहुत पैसा खर्च किया अपनी शख्सियत के बारे में अच्छा तासुर कायम करने के लिए, और फंडिंग की गई और इदारों को बुरा भला कहा गया। तो वो बुनियादी तौर पर अब टीवी पे ये प्रूव करना चाहते हैं कि इमरान खान की जो शख्सियत थी वो दरहकीकत सोशल मीडिया विंग ने उसको उभारा, उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया, लोगों के जहनों में गलत इमेज डाला। दरहकीकत इमरान कोई इतने अच्छे आदमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जावेद इकबाल साहब भी उसी कैंपेन के विक्टिम बनने वाले हैं। व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू थिंक मरियम? सर मैं थोड़ी सी आपसे बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं करती क्योंकि जावेद इकबाल साहब का किरदार जो था वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा ओवरऑल थ्रू आउट द करियर। लेकिन उसके अलावा जो इस सब में एक टाइमलाइन है, यानी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सिर्फ बात करूं क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा है कि सुप्रीम कोर्ट में हर वो चीज़ टेकअप हो रही है जिन किरदारों ने पिछले कई सालों में या तो जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं कादी फ़ायज़ ईसा उनके खिलाफ किसी भी तरह के रेफरेंस आने में या उनके खिलाफ कैंपेनिंग में किरदार अदा किया, या फिर उन तमाम लोगों की चीज़ें टेकअप हो रही हैं जो पीडीएम दौरे हुकूमत में या फिर पीएमएलएन के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे। आप फैज़ाबाद धरना केस से देख लें। फैज़ाबाद धरना केस वो जजमेंट थी जिसके बाद कादी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया, वो रिव्यू डाला गया, फिर उस रिव्यू में उनके दी गई ऑब्जर्वेशंस के बारे में जो कहा गया था तो वो केस फिक्स किया गया। उस केस के बाद फिर जो है वो बहरिया टाउन का केस फिक्स किया गया। बहरिया टाउन केस के अंदर आपको पता है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के इससे मुतालिक उसका नेक्सस इस तरह निकलता है जो अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है, वो वाला पूरा ऑर्डर में लिख दिया गया। फिर उसके बाद जो है वो केस फिक्स हुआ लास्ट वीक में, इलेक्शंस वाला केस हुआ, उसके अंदर एक जो है वो तमाम जो वकला पेश हुए बारी बारी उसके ज़रिए पैगामात दिए गए। और फिर अब जो कल इजलास है उसमें यही अभी तक मतलब सोर्सेज से यही कंफर्म हुआ है कि उसके अंदर जो वन एजेंडा है जिस पे कि गौर होना है वो साबिक चेयरमैन नैब के हवाले से है। तो लगता ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम जो तमाम पिछले 4-5 सालों से बहुत एक्टिव किरदार थे उन सबको जो है वो कटहरे में ला रही है। अब कल सुप्रीम कोर्ट में जो फैज़ाबाद धरना केस के अंदर जो भी मुलव्वस किरदार थे और जिनके बारे में ऑब्जर्वेशन आई थी उनसे मुतालिक भी रिपोर्ट जमा होनी है गवर्नमेंट की जानिब से। तो वहाँ से भी पता चल जाएगा कि जो बाकायदा किरदार जिनके के बारे में नाम लिया जाता है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है। तो ये सारी एक कंप्लीट टाइमलाइन है, इसको सिर्फ किसी एक बंदे या किसी एक किरदार तक आप मुख्तस नहीं कर सकते। और डी चौक पे एक बड़ा सा पेनाफ्लेक्स लग रहा है, बोर्ड पूरा राउंड सर्कल का, उस पर लिखा होगा जो मियाँ को सताएगा सदा रक्षा चलाएगा। वंडरफुल, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया मरियम आपका, बड़ा तफसील से आपने जुल्करनैन आपने भी और फ़खर रहमान आपके तो तजज़ियों से हमेशा हम वो बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।